वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली रिलीज हुई एंटोनी भाई साहब की शक्ति तिरुमगन मूवी को लेकर आया हूँ। मूवी की कहानी थोड़ा आउटडेटेड है, लेकिन दिस इज द रियलिटी, मतलब सोसाइटी को अवेयर करने वाली मूवी है ये। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत होती है इन द ईयर ऑफ 1989 से, जहाँ पर एक ऑर्फनेज को दिखाया जाता है। तभी एक इंस्पेक्टर इस ऑर्फनेज पर आने पर वहाँ पर ऑलरेडी कुछ पुलिस वाले होते हैं। कांस्टेबल इंस्पेक्टर से कहने लगता है, सर इस घटना को गुजरे हुए 2 घंटे बीत चुके हैं। तो इंस्पेक्टर उस हादसे को देखने के लिए उस ऑर्फनेज के अंदर जाने लगता है। पता चलता है कि किसी कमरे में एक औरत लटक रही है, मतलब शायद आत्महत्या कर लिया। और इसी तरह उस औरत के प्राइवेट पार्ट से थोड़ा खून भी टपक रहा होता है। ये देखकर इस इंस्पेक्टर को सारी बात समझ में आ जाती है। शॉकिंगली इस मरी हुई औरत की एक छोटी बच्ची भी होती है। मरी हुई औरत एक ट्राइबल औरत होती है, मतलब अनाथ होने की वजह से वो औरत इस आश्रम में आकर अपनी जिंदगी गुजार रही थी। उसी वक्त अभयंकर नाम का एक बहुत बड़ा आदमी उस इंस्पेक्टर को फोन करने लगता है। वो इंस्पेक्टर कहने लगता है कि सर उस औरत के साथ आरएपी हुआ, बिना पोस्टमार्टम के हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन अभयंकर उस इंस्पेक्टर से कहने लगता है कि तुम वो केस आत्महत्या का रूप देकर क्लोज कर दो। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा जल्द ही प्रमोशन हो जाएगा। इंस्पेक्टर कहने लगता है कि सर ये तो बहुत ही रिस्की काम है। अभयंकर कहने लगता है, देखो मरी हुई औरत वैसे भी अनाथ थी, केस वेस का चक्कर तो नहीं होगा, लेकिन इंस्पेक्टर तुम अपने फ्यूचर का सोचो और उसी तरह उस बच्ची को कहीं पर फेंक दो। तो इंस्पेक्टर उसी तरह से आत्महत्या का केस बनाकर उस केस को क्लोज कर देता है और उसी तरह उस छोटी बच्ची को किसी कूड़ादान में फेंक देता है। तभी उस कूड़ादान के पास काफी सारे कुत्ते जमा होने लगते हैं उस बच्ची को नोच के खाने के लिए। उसके बाद सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है 2025। सेक्रेटरीट ऑफिस में एक मिनिस्टर का पीए किसी बंदे को बहुत मार पीट कर इसको ऑफिस से धक्का देके बाहर भगा देता है। तो वो बंदा और उसका फ्रेंड चाय की दुकान के पास जाकर बहुत दुखी होते रहते हैं। तो चाय वाला बंदा इनकी प्रॉब्लम को पूछने लगता है। बात यह है कि इस बंदे ने मिनिस्टर के पीए को 40 लाख रुपए दिया अपने दामाद को ट्रांसफर करवाने के लिए। पैसे लेने के बाद वो पीए टोटली मुकर गया और इस बंदे का काम भी नहीं हुआ, मतलब इसका दामाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम करता है। इनकी प्रॉब्लम सुनने के बाद वो चाय वाला बंदा इस बंदे से कहने लगता है कि तुम्हारे पैसे तो गए समझो, लेकिन ये सारे काम करने के लिए एक बंदा है, तुम इससे जाकर मिलो, नाम है किट्टू। सो दूसरे सीन में मूवी के हीरो किट्टू को दिखाया जाता है, जो सेक्रेटरीट ऑफिस में एक ब्रोकर होता है। बात यह है कि ये किट्टू सिर्फ नाम के लिए एक मीडिएटर होता है, ब्रोकर होता है, लेकिन बहुत बड़े बड़े लोगों तक इसकी पहुंच होती है। एमएलए, एमपी, जज, वकील, पुलिस वाले, डीआईजी, सारे लोगों को उनकी ख्वाहिश पूरी करके काम लेते रहता है। किसी को लड़की सप्लाई करना या तो फिर किसी को पैसे देना हो, बहुत जबरदस्त तरीके से मैनेज करते रहता है। किट्टू के पास मारुति नाम का एक बंदा भी होता है। ये दोनों अपनी एक छोटी सी ऑफिस बनाकर ये सारी चीजें डील करते रहते हैं। उसके बाद वो दोनों बंदे किट्टू के पास जाकर अपनी प्रॉब्लम बताने लगते हैं। किट्टू कहने लगता है कि आपका काम तो हो जाएगा, लेकिन उसमें से मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। मतलब किट्टू जिसका भी काम करता वो फ्री में नहीं करता, इसकी भी कुछ वैल्यू होती है। तो ये किट्टू बहुत जबरदस्त तरीके से प्लान बनाकर बड़े बड़े लोगों से बातचीत करके एक बहुत बड़ा कांड कर देता है। मतलब उस मिनिस्टर को उसके पीए के बारे में पता चल जाती है कि इस पीए ने किसी बंदे के साथ 40 लाख रुपए लिया। शॉकिंग बात यह है कि इसके काम से पार्टी वाले इस मिनिस्टर को उखाड़ देते हैं। शाम होने तक उस मिनिस्टर का पीए 40 लाख रुपए उस बंदे को लाकर वापस कर देता है। सिंपल से बात करें तो किट्टू चाहे कांस्टेबल को डीआईजी बना सकता है और डीआईजी को कांस्टेबल, भिखारी को अमीर बना सकता है, मिनिस्टर को भिखारी, किसी पुलिस वाले की ट्रांसफर भी करा सकता है। ये सारी चीजें करने के लिए किट्टू दूसरी पार्टी से बहुत बड़ा अमाउंट भी लेते रहता है। और इसी तरह जो भी गरीब लोग इस किट्टू के पास आते हैं, किट्टू उनकी तहे दिल से मदद भी करते रहता है, जैसे ऑपरेशन करवाना या तो फिर किसी को जॉब दिलवाना। खैर दूसरे सीन में उस अभयंकर को दिखाया जाता है। ये अभयंकर और बहुत बड़ा आदमी बन चुका होता है, काफी सारे फैक्ट्रीज होते हैं, बहुत बड़ा बिजनेस होता है इसका। उसी तरह इस अभयंकर के काफी सारे काम ये किट्टू ही देखते रहता है, मतलब किट्टू इस अभयंकर से थोड़ा क्लोज होता है। फिलहाल इस अभयंकर के घर में कोई बहुत बड़ी पूजा चल रही होती है। इस पूजा में काफी सारे बड़े बड़े लोग भी आए होते हैं। पूजा खत्म होने के बाद अभयंकर उन लोगों से एक छोटी सी मीटिंग रखता है, मतलब उसमें सीएम, पीएम, जजेस, काफी सारे लोग होते हैं। अभयंकर उन लोगों से कुछ पॉलिटिक्स की बातें करते रहता है। इसकी बातें सुनने के बाद किट्टू को ये बात समझ में आती है कि अभयंकर कुछ बहुत बड़ा करने वाला है। खैर दूसरे दिन किट्टू को ये बात पता चलती है कि इसकी जान पहचान के एक बंदे की बेटे की मौत हो गई। किट्टू फटाफट से वहाँ पर जाता है
मारुति किट्टू से कहने लगता है कि मैंने सुना है कि जब बच्चा स्विमिंग पूल में था, पानी में डूबने की वजह से इसकी मौत हो गई। लेकिन किट्टू कहानी तो कुछ और ही बता रही है। स्कूल के प्रिंसिपल ने इस बच्चे के साथ अत्याचार किया, उसके बाद पानी में फेंक दिया, पोस्टमार्टम के लिए भी परमिशन नहीं दी। शॉकिंग बात यह है कि उस स्कूल का प्रिंसिपल और कोई नहीं, अभयंकर के बहन का हस्बैंड होता है। किट्टू मारुति से कहने लगता है कि ऐसे लोग समाज में जीने के हकदार नहीं है। किट्टू अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके एक पुलिस वाले का नंबर हासिल कर लेता है। किट्टू डायरेक्ट उस पुलिस वाले से मुलाकात करके 15 लाख रुपए पैसे देते हुए एक माइनर बच्चे की डिमांड करने लगता है। मतलब इस इंस्पेक्टर ने रिसेंटली किसी ड्रग्स के केस में एक माइनर लड़के को गिरफ्तार किया, तो वो पुलिस वाला उसी तरह से उस लड़के को किट्टू को दे देता है। किट्टू इस लड़के को 50 लाख रुपए देकर कहने लगता है कि तुम ये पैसे अपने घर वालों को दे दो और कह दो कि 7 साल तक तुम जेल जा रहे हो, बस मेरा एक छोटा सा काम करना होगा तुमको। दूसरे दिन वो लड़का स्कूल ड्रेस पहनकर उस स्कूल पर जाकर उस प्रिंसिपल को मार देता है कि उस मरे हुए बच्चे की चिता बुझने से पहले किट्टू एक काम कर चुका होता है। टीवी पर वो खबर सुनने के बाद वो पुलिस वाला फटाफट से किट्टू के पास आकर इसके पैसे वापस करने लगता है कि आपने मुझसे कुछ और कहा और उस लड़के से कुछ और करवाया। किट्टू कहने लगता है कि सर आप डरिए मत, आपने बहुत बड़े आदमी अभयंकर सर की मदद की। अंदर की बात यह है कि अभयंकर सर और उनके जीजा के बीच कुछ जमती नहीं थी, इसलिए उन्होंने मेरे हाथ ये काम करवाया। फिर दूसरे दिन वेदा नाम की एक लड़की किट्टू के पास आती है। एक्चुअली किट्टू काफी दिनों से इस वेदा को देखते रहता है और इसको लाइक भी करते रहता है। फिलहाल वेदा को एक छोटी सी जॉब चाहिए, तो किट्टू उसी तरह से वेदा को जॉब के साथ साथ उसी ऑफिस में एक रूम भी दिखा देता है। अब धीरे धीरे ये वेदा भी किट्टू को लाइक करने लगती है। एक दिन किट्टू का ऑडिटर किट्टू से कहने लगता है कि जितने पैसे तुम्हारे पास आ रहे हैं उसके अकाउंट्स थोड़ा मेंटेन करना मुश्किल है। अगर तुम्हारी कोई फैमिली होगी तो हम कार ईएमआई, घर ईएमआई, ड्राइवर का खर्चा ये सारे दिखाकर मैनेज कर सकते हैं, लेकिन तुम तो सिंगल हो ना, अब तुमको शादी कर लेना चाहिए किट्टू। ये सुनने के बाद किट्टू वेदा को प्रपोज करने पर वेदा भी हाँ कह देती है। इन दोनों की शादी हो जाती है। कुछ दिनों के बाद मूर्ति नाम का एक बंदा किट्टू से मिलने के लिए इसके घर के पास आता है। ये मूर्ति और कोई नहीं, दिल्ली में रहने वाली एक बहुत बड़े एमपी मैडम का पीए होता है। सिर्फ पीए नहीं, उसका भांजा भी होता है। ये मूर्ति अपनी प्रॉब्लम किट्टू को बताने लगता है कि 25 साल से मैं अपनी मासी की सेवा करते आ रहा हूँ, लेकिन मेरी मासी मुझे रेस्पेक्ट ही नहीं करती। एमएलए एमपीज के साथ अच्छे से बात करती है, लेकिन मुझे एक नौकर की तरह देखती है। किट्टू, मैं यही चाहता हूँ कि मेरी इज्जत मुझे वापस आए। बात यह है कि एक जापान कंपनी एक जमीन को खरीदना चाहती है और वो जमीन मेरे मौसी के नाम पर है। अगर वो जमीन मेरे नाम हो जाएगी तो मेरी इज्जत मुझे वापस मिल सकती है। इसके बदले मैं तुमको 200 करोड़ दूंगा। किट्टू कहने लगता है कि अरे सर, ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता। आपकी मौसी वो जमीन आपके नाम क्यों करेगी? तभी मारुति किट्टू को खोपचे में बुलाकर कहने लगता है कि किट्टू, बहुत बड़ा अमाउंट है, हमारा सपना पूरा हो सकता है, एक बार बस थोड़ा दिमाग लगाओ अपना। सो किट्टू मूर्ति से कहने लगता है कि मैं तो एग्जैक्टली नहीं बता सकता, लेकिन मैं ट्राई करूंगा सर। उसके बाद किट्टू वेदा से कहने लगता है चलो हम हनीमून पर चलते हैं। इस तरह से किट्टू वेदा को लेकर एक एक्स एमएलए के घर पर जाता है, मतलब एक गाँव पर जाता है। एक्चुअली इसी गांव पर वो जमीन होती है जो मूर्ति ने बताया। उसी रात जब वो एक्स एमएलए और कुछ लोग ड्रिंक कर रहे होते हैं तो किट्टू उस एक्स एमएलए के पास जाकर हल्के से भड़काने लगता है। अरे सर, जापान की एक कंपनी हमारे गांव पर आकर कंपनी रखना चाहती है। दिल्ली की मैडम उस जमीन को बेचने वाली है। इसमें आप कब फायदा कमाओगे? अगर आप कोर्ट में पिटीशन डालोगे कि उस कंपनी से गांव वालों को नुकसान हो सकता है तो कंपनसेशन के तौर पर 50 करोड़ ऐसे ही आपके जेब में आ जाएंगे। पहले तो ये एमएलए किट्टू की बातों को नहीं मानता, लेकिन बाद में सुबह होते ही वो एक एमएलए पिटीशन दाखिल करवा देता है। अब ये खबर दिल्ली में रहने वाली वो मैडम सुनकर शॉक में रह जाती है। हालांकि वो एमएलए तो इसकी पार्टी का एक मेंबर होता है। उसके बाद किट्टू उस एक एमएलए के रिलेटिव गणेश नाम के एक बंदे को बुलाकर इसको भी उकसाने लगता है कि पार्टी में तुम्हारे भाई की कुछ चलती नहीं, अगर ये पार्टी तुम्हारे हाथ में आ जाएगी तो तुम बहुत बड़े ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हो। तो देखते ही देखते किट्टू ये बात बहुत दूर तक फैला देता है। मतलब इसकी बात उसको लगा देता है, उसकी बात दूसरे को लगा देता है। फाइनली कुछ गुंडे उस एक्स एमएलए को मार देते हैं। किट्टू ये चीज ऑलरेडी गेस कर चुका होता है। वेदा को लेकर फटाफट से यहाँ से निकल लेता है। ये होने के बाद वो दिल्ली की मैडम अभयंकर को फोन करती है। एक्चुअली अभयंकर इसका एक एडवाइजर भी होता है। दिल्ली मैडम को ये एडवाइस देने लगता है कि इतना सब कुछ होने के बाद अगर वो जमीन आपके नाम पर होगी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। किसी को बेनामी रख दीजिए, आपके भांजे को रख दीजिए, वही मूर्ति। सो दिल्ली मैडम उसी तरह से अपने वो जमीन
मूर्ति के नाम कर देती है। काम खत्म होने के बाद मूर्ति किट्टू को 200 CR लाकर देता है। खैर ये सब कुछ होने के बाद वो दिल्ली मैडम अभयंकर को फोन करके कहने लगती है कि कुछ दिनों से मुझे बहुत ही अजीब सा लग रहा है। मतलब डिसीजंस तो मेरे हैं, लेकिन काम भी बहुत ही आसानी से होने लगे। कल तक मेरे पास जो पीए था मूर्ति, अब वो 400 करोड़ का मालिक है। और इसी तरह मेरा ही पार्टी मेंबर वो एक MLA मेरे ऊपर पिटीशन दाखिल करवा दिया, बाद में किसी ने उसको मार दिया। अभयंकर कहने लगता है कि अगर ऐसा है तो आप एक काम करिए, उस जमीन को मूर्ति के नाम ही रख दीजिए, लेकिन जापान की कंपनी को अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो पब्लिक में आपको बहुत अच्छा नाम आएगा कि मैडम हमारे पब्लिक के बारे में सोच रही है। तो उसके बाद वो दिल्ली मैडम उस गांव पर आकर मीडिया वालों को बुलाकर यही अपना स्टेटमेंट देने लगती है कि यहाँ पर जापान की कोई भी कंपनी नहीं आने वाली, मेरे लिए मेरी प्रजा ही इम्पोर्टेंट है। सो उसके बाद वो मूर्ति किट्टू के पास आकर यही बात कहने लगता है कि प्रॉपर्टी तो मेरे नाम हो गई, लेकिन अब उसकी वैल्यू सिर्फ 40 CR है। मैंने तुमको 200 CR दिया, तो किट्टू मेरे पैसे वापस कर दो। किट्टू भी कहने लगता है कि मैं अपना काम लॉयल्टी के साथ करता हूँ। इस तरह से मूर्ति के पैसे वापस कर देता है। दूसरे दिन वो अभयंकर और कुछ बहुत बड़े लोग बस ऐसे ही बातचीत करते रहते हैं। इसी बातों ही बातों में एक बंदा किट्टू के बारे में जिक्र लाने लगता है। वो किट्टू तो आपका चेला है ना, उसका दिमाग भी आपके जैसा ही चलता है। इस तरह से एक के बाद एक किट्टू के बारे में सारी बातें बताते रहते हैं कि किट्टू ने कितने पैसे लेकर किसको फेवर किया, क्या क्या काम किया। अभयंकर सोचने लगता है कि ऑफिस में चाय देने वाला बंदा इतना बहुत बड़ा आदमी कैसे बन गया, इतने बड़े बड़े अमाउंट की डीलिंग कैसे कर रहा है। अभयंकर दिल्ली को फोन करके एक स्पेशल टीम को चेन्नई पर आने के लिए कहता है। तो राम नाम का एक पुलिस वाला अपनी टीम के साथ चेन्नई पर आता है। सो अभयंकर उस राम को फोन करके कहने लगता है कि सेक्रेटरीट ऑफिस में किट्टू नाम का एक बंदा रहता है, मुझे उसके बारे में सब कुछ डिटेल्स चाहिए, किससे उसने कितना पैसा लिया, क्या फेवर किया। सो राम की टीम हर एक बंदे से इंक्वायरी करने लगते हैं। इसी वक्त ये सारी बातें किट्टू और मारुति को पता लगने पर किट्टू अपनी सारी सबूतों को गायब करने लगता है। एक्चुअली किट्टू से हेल्प लेने वाले काफी सारे लोग होते हैं, पुलिस वाले, जज, लॉयर्स, MLA, MPs। तो किट्टू के स्कैम के बारे में इन लोगों को पता चलने पर इनके तो होश ही उड़ जाते हैं। ये नहीं सोचते कि किट्टू ने इनको कैसी फेवर दी। वो राम सब कुछ इंक्वायरी करके अभयंकर के पास आकर कहने लगता है कि उस किट्टू के पास तकरीबन 6000 करोड़ से भी ज्यादा है। और एक और बात यह है कि आपके जीजा को मरवाने में इसी किट्टू का हाथ है। उसके बाद बहुत ही लंबी चेजिंग होने के बाद पुलिस वाले किट्टू, मारुति और उसके एम्प्लॉयज को गिरफ्तार कर लेते हैं। वो पुलिस वाले किट्टू को किसी इंट्रोगेशन रूम पर लाकर बिना केस को फाइल किए उन पैसों के बारे में पूछते रहते हैं कि बताओ वो सारे पैसे तुमने कहाँ पर छुपा के रखा। इसी पूछताछ के दौरान वो अभयंकर भी यहाँ पर आता है। पुलिस वालों से कहने लगता है कि जब तक ये उन पैसों के बारे में नहीं बताएगा इसको यहीं पर सड़ने दो। इस तरह से पुलिस वाले उस किट्टू को काफी दिनों तक कैद में रखते हैं और इसी तरह उन पैसों के बारे में भी फाइंड आउट करने की कोशिश करते रहते हैं। सो पुलिस वालों की इंक्वायरी में ये बात पता चलती है कि किट्टू थोड़े पैसे गरीबों में बांट दिया, मतलब रहने के लिए घर दिया, कुछ लोगों को जॉब दिलवाई, कुछ बच्चों को पढ़ा रहा है, कुछ लोगों का ऑपरेशन करवाया। अब इसी दरमियान में वेदा प्रेग्नेंट होने की वजह से पुलिस वाले इसको छोड़ देते हैं। वो राम किट्टू के पास आकर पूछने लगता है, क्या तुम एक पॉलिटिशियन बनना चाहते हो जो इतने सारे पैसे गरीबों में बांट दिया। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है 1989। एक्चुअली एक बूढ़े आदमी को उस कूड़ादान में वो बच्ची मिली। एक्चुअली वो बच्ची नहीं, बच्चा होता है, वही बच्चा किट्टू होता है जो मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। ये बूढ़ा आदमी सिस्टम के खिलाफ लड़ने वाला बंदा होता है। तो किट्टू को भी यही सारी बातें बताते हुए उसकी परवरिश की, हमारे इंडियन गवर्नमेंट में क्या क्या लूप होल्स है, कौन मिनिस्टर कौन पुलिस वाला कितना घूस लेता है। अब इसी दरमियान में किट्टू की माँ जो मरी होती है ना, वो ऑर्फनेज वाले कोर्ट में पिटीशन डालने लगते हैं। किट्टू की माँ का केस तकरीबन 8 साल से कोर्ट में चल रहा होता है। किट्टू की माँ के साथ जिन लोगों ने अत्याचार किया वो लोग ऐशो आराम की जिंदगी गुजारते रहते हैं और एक्चुअली ये सारा कारनामा उसी अभयंकर का होता है। उस जज को भी खरीदकर इस केस को पोस्टपोन करवाते रहता है। सो वो बूढ़ा आदमी किट्टू को देखकर कहने लगता है कि वो जो गाड़ी में जा रहा है ना, उसी का नाम है अभयंकर। हमारे देश को कुछ पॉलिटिशियंस चलाते हैं, उनसे भी ऊपर एक बंदा होता है, वही है ये अभयंकर। इसी बंदे ने तुम्हारी माँ को मारा, ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। खैर कुछ साल गुजरने के बाद पुलिस वाले उस बूढ़े आदमी को पुलिस स्टेशन पर ले जाकर मार पीट कर मार देते हैं, क्योंकि इस बूढ़े आदमी को आदत होती है दीवारों पर कुछ अच्छी बातें लिखने की। सो ये बूढ़ा आदमी बनने के बाद बेचारा किट्टू बहुत अनाथ हो जाता है। उसके बाद किट्टू किसी बंदे की मदद से उस सेक्रेटरीट ऑफिस पर काम करने लगता है, मतलब वही चाय देने का काम, साफ सफाई का काम। सो ऐसे ही देखते ये किट्टू इतना बड़ा आदमी बना। खैर अब देखते ही देखते 6 महीने गुजर जाते हैं।
किट्टू बाकी पैसों के बारे में कुछ भी नहीं बताता। वो राम किट्टू के पास आकर कहने लगता है कि अगर तुम उन पैसों के बारे में बताओगे तो हम तुमको और तुम्हारे आदमियों को छोड़ देंगे, अगर नहीं बताओगे तो 6 साल तक भी यहीं पर रहोगे। सो किट्टू उन पैसों का लोकेशन बता देता है। वो किसी डंप यार्ड में छुपा के रखा होता है। तब तक इस किट्टू की खबर पूरे देश में फैल चुकी होती है कि किट्टू ने इतना बड़ा स्कैम किया। पैसे मिलने के बाद वो अभयंकर उस राम के पास आकर कहने लगता है कि इस किट्टू को ऐसे ही मत छोड़ना। तो पुलिस वाले इस किट्टू के ऊपर तकरीबन 100 से भी ज्यादा केसेस थोप देते हैं। सो बेचारा किट्टू और उसका साथी मारुति हर रोज कोर्ट के चक्कर लगाते रहते हैं, कभी ये केस कभी वो केस। अब इस कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते काटते मारुति तंग आकर किट्टू से कहने लगता है कि किट्टू, हमने बहुत बड़े पाप किए, वही पापों की सजा हम अब भुगत रहे हैं। किट्टू कहने लगता है कि मारुति, हमने क्या पाप किया? क्या किसी का भला चाहना वो कोई पाप है? इस तरह से हमारे देश में चल रहे कुछ हालतों के बारे में बताने लगता है, मतलब करप्शन, महंगाई के बारे में बताने लगता है। अभी भी कुछ गांव के हॉस्पिटल्स में अच्छे से फैसिलिटीज मौजूद नहीं, पेट्रोल में मिलावट है, बाकी देशों से ज्यादा हमारे देश में पेट्रोल का रेट बहुत ही ज्यादा है। मैंने तो बस इन पॉलिटिशियन से पैसे लेकर गरीबों में मदद की। देश की रक्षा करने वाले पॉलिटिशियंस ही अपने बारे में सोच रहे हैं। ऐसे में अभयंकर जैसे लोग आकर इस देश को बेच देंगे। दूसरी तरफ दिल्ली की वो मैडम डिसाइड कर लेती है कि उस अभयंकर को प्रेसिडेंट बनाएगी। खैर किट्टू और मारुति जहाँ पर भी जाते रहते हैं, पुलिस वाले इन दोनों को फॉलो करते रहते हैं, क्योंकि अभी भी इन दोनों का हिसाब क्लियर नहीं हुआ। लेकिन फिर भी किट्टू एक जबरदस्त प्लान बनाता है। पहले तो शायद किट्टू अपने पास जो बचे पैसे होते हैं उन पैसों को NFT में लगाता है, मतलब वही क्रिप्टो करेंसी में। यह होने के बाद पप्पू नाम के एक बंदे को वापस इंडिया बुलाता है और इसी के साथ साथ एक लड़की को भी बुलाता है। ये पप्पू अच्छा खासा हैकर होता है। उसके बाद ये पप्पू उस अभयंकर के फैक्ट्री में मालवेयर डालकर सारे फैक्ट्रीज शट डाउन कर देता है। दूसरी तरफ वो पुलिस वाला भी 3 IIT टॉपर्स को बुलाता है उन फैक्ट्रीज के सॉफ्टवेयर को दोबारा ठीक करवाने के लिए। इसी दरमियान में किट्टू कुछ वर्कर्स की मदद से अभयंकर के फैक्ट्रीज में बॉम्ब्स फिक्स करवा देता है, तो शायद उसके 3 फैक्ट्रीज एक दिन में ही ब्लास्ट हो जाते हैं। उसके बाद फाइनली किट्टू एक बहुत बड़ा कदम उठाने वाला होता है। इसके लिए इसकी बीवी वेदा को किसी दूसरे गांव पर भेज देता है। उसके बाद किट्टू और मारुति एजुअल से पुलिस स्टेशन पर जाते हैं सिग्नेचर करने के लिए। अब रामू को शक होने लगता है कि जो सारे कांड हो रहे हैं इसके पीछे यही किट्टू का हाथ हो सकता है। वहाँ के पुलिस वालों को बोल देता है कि उन दोनों को गिरफ्तार करके रखो। सो जब पुलिस वाले इस किट्टू को गिरफ्तार करने के लिए आते हैं तो किट्टू इन लोगों से जबरदस्त तरीके से फाइट करने लगता है और इसी तरह जो लोग इसको फॉलो करते रहते हैं उनको भी बहुत मारने पीटने लगता है। फाइनली किट्टू, मारुति और वो पप्पू एक बंकर में चले जाते हैं जो यहाँ पर किट्टू काफी सालों से प्लान करके रखा होता है। उसके बाद किट्टू अपने उस लड़की को फोन करके एक बहुत बड़े आदमी के बेटे को किडनैप करने के लिए कहता है जो मुंबई में रहता है। एक्चुअली ये लड़की एक कालगल होती है। उसके बाद किट्टू उस बहुत बड़े आदमी को फोन करके एक डील बात करने लगता है कि वो अभयंकर प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहिए और उसके साथ जो भी डीलिंग्स है वो सब कुछ कैंसिल करनी होगी। मतलब ये बंदा अभयंकर को फंडिंग दिया होता है, तो सेम उसी तरह से उस अभयंकर को प्रेसिडेंटशिप से निकाल दिया जाता है। उसके बाद किट्टू सारे देश के मोबाइल फोन्स, टीवीज को हैक करके अपने दिल की बात शेयर करने लगता है कि हमारे देश में कैसे हालात है, क्या क्या चल रहे हैं। मतलब किट्टू बहुत ही लंबी स्पीच बोलने लगता है। इसी दरमियान में वो राम के हैकर्स लोकेशन का पता कर ही लेते हैं, लेकिन अंदर जाने से डरते रहते हैं। किट्टू खुद उस राम को फोन करके एक डिमांड रखने लगता है कि मैं उस बंदे को रिलीज कर दूंगा, लेकिन उससे पहले अभयंकर को इस बंकर में आना होगा। तो वादे के हिसाब से किट्टू उस बंदे को छोड़ देता है और अभयंकर इस किट्टू के पास आता है। अभयंकर कहने लगता है कि अब तक जो तुमने स्पीच कहा वो सारी बातें पब्लिक भूल जाएगी, क्योंकि थोड़ी देर के बाद IPL स्टार्ट होगा, उसमें बिजी हो जाएंगी। उसके बाद एक हीरो हीरोइन की कंट्रोवर्सी चल रही है, उसमें बिजी हो जाएंगे। लेकिन फिर भी किट्टू अपनी माँ का बदला ले ही लेता है, मतलब इसका सर काट के मार देता है। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ वेदा एक बच्चे को जन्म देती है। इस तरफ जब पुलिस वाले बंकर के अंदर आते हैं तो किट्टू यहाँ पर मौजूद नहीं होता। किट्टू ऑलरेडी मारुति के जरिए से कुछ पैसे कुछ लोगों को भिजवा चुका होता है और फाइनली ये खुद अपने बीवी बच्चे को लेकर कहीं दूर चला जाता है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। सो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।